हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉक। शॉक का आज मैं बस एक ओवरव्यू दूंगी, जिससे नेक्स्ट के कुछ सीरीज़ में जब हम शॉक को पूरा डिस्कस करेंगे, हम 2-3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आने में इजी होगा। आज हम ओवरव्यू देखेंगे कि शॉक क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में शॉक के होने से, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक को देखेंगे। पूरा चेंजेस बॉडी में, सारे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ शॉक। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज़ एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जब हम यहाँ शॉक की बात कर रहे हैं, ये वो शॉक नहीं है जो हम यूजुअली लोगों को बोलते हुए सुनते हैं या टीवी में देखते हैं कि अरे देखो उसको शॉक लग गया, या इलेक्ट्रिक करंट वाला शॉक नहीं है। जब हम इस शॉक की बात कर रहे हैं तो ये सर्कुलेटरी शॉक की बात कर रहे हैं, जो कि इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज़ को कहते हैं। अब हम देखेंगे शॉक में एक्चुअली होता क्या है। शॉक में इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होता है। इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है टिश्यूज़ तक ब्लड का कम पहुंचना, जिसकी वजह से अब टिश्यूज़ में ब्लड नहीं पहुंच रहा और ब्लड ही ऑक्सीजन कैरी करके पहुंचाता है। तो अब ब्लड कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी और उसके हिसाब से ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से शिफ्ट होकर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में पहुंच जाएगा। एज अ रिज़ल्ट लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो सेल डेथ होगी, और सेल डेथ होगा तो वो ऑर्गन फेलियर को रिजल्ट करेगा, और अगर इसको टाइम पे मैनेज नहीं किया जाए तो दिस कैन लीड टू डेथ। और इसी वजह से हम शॉक को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब शॉक की कंडीशन होती है तो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाता है, और जब टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाता है तो जो नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म में जो ऑक्सीजन को ब्लड, नॉर्मल एरोबिक मेटाबॉलिज्म में जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म ईटीसी एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये एटीपी कम हो जाता है और इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाती है, और साथ में लैक्टिक एसिड का बिल्डअप बढ़ जाता है, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लीड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक को समझने के लिए कुछ हमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, जैसे कि हमारा हार्ट और ब्रेन और किडनीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि शॉक की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट को देखेंगे। तो ये है हमारा एसए नोड, एवी नोड और पर्किंजी फाइबर्स, जो कि सिग्नल्स को पास करता है। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है जो कि शॉक में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर, जो कि एओर्टिक आर्च और दोनों राइट और लेफ्ट कैरोटिड साइनसेस में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर्स। इनका काम होता है ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच करने का, या एओर्टिक आर्च को स्ट्रेच करने का टू फ्लो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। और जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है फंक्शन है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का। तो जब शॉक में मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है, मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है। तो जब मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है
तो यही रिसेप्टर्स सिग्नल ट्रिगर करते हैं जो कि वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू पास होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में 3 इम्पॉर्टेंट जगह है: कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, वैजोमोटर सेंटर। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर का काम होता है हार्ट रेट को कम करने का, और कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर का काम होता है हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने का। और इसके साथ ही वैसोमोटर सेंटर भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको मैं आगे समझाऊंगी। तो जब हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया है ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, तो बॉडी क्या करता है, उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है, उसको जो शॉक की वजह से उस सेंटर को इनहिबिट करते हैं ताकि हार्ट रेट और कम ना हो, और कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करती है हमारी बॉडी ताकि हार्ट रेट बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुश्किल टाइम में भी ब्लड को वो पंप कर सके। तो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है और साथ में वेजोमोटर सेंटर भी एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो वो एड्रीनल ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का सेक्रीशन करें, और जब ये दोनों रिलीज़ होते हैं तो वैजो कंस्ट्रिक्शन होता है विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, वैजो कंस्ट्रिक्शन सारी बॉडी में होगा लेकिन हार्ट और ब्रेन में नहीं होगा, क्योंकि ये 2 एरिया हैं जो अभी सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और इनको सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत है। तो ये दोनों एरिया में वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ओके, तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर हमारी किडनीज प्ले कर रही है बाय द इंक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन। जब यहाँ पर रेनिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। रेनिन अब ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा जो कि लिवर सेक्रीट कर रहा है। लिवर एंजियोटेंसिनोजन का सेक्रीशन करता है और रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन कंबाइन करके एंजियोटेंसिन 1 का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एंजियोटेंसिन 1 थ्रू ब्लड ट्रैवल करेगा लंग्स में ट्रैवल करेगा और वहाँ पर वो ACE के साथ कंबाइन होगा, और ACE के साथ कंबाइन होके वो एंजियोटेंसिनोजन 2 का फॉर्मेशन करेगा। ACE से के साथ कंबाइन होके एंजियोटेंसिनोजन 2 का फॉर्मेशन करेगा, और एंजियोटेंसिनोजन 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनेजमेंट ऑफ शॉक, जो कि हमारी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में कर रही है। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 सबसे पहले तो थर्स्ट बढ़ाएगा ताकि फ्लूइड हम इनटेक करें और फ्लूइड का वॉल्यूम हमारी बॉडी में बढ़े, और फिर उसके साथ साथ वो वैजो कंस्ट्रिक्शन भी करता है और एल्डोस्टेरॉन के रिलीज़ को ट्रिगर करता है। फिर जैसे ही एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है तो ये ट्रैवल करता है किडनी में, और किडनी में ट्रैवल करके सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ताकि ब्लड का वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम ब्लड में बढ़ जाए। और सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन जैसे ही बढ़ाता है तो वो ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करे ताकि बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो और ब्लड फ्लो हो सके। ये सारा प्रोसेस शॉक को मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी करती है, पर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर पाती। अगर इसके दौरान अगर हम उसको मैनेज कर लें, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो शॉक को ठीक किया जा सकता है, नहीं तो इट विल इवेंचुअली लीड टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ।